Hello students, welcome to tuition time. I am Rajesh Verma and we are studying physics of 12th class. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। अपने कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, उनकी प्रोडक्शन कैसे होती है और फिर बाद में हम उनके डिफरेंट यूजेस देखेंगे। हमने पहले एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा हुआ है। एम्पियर सर्किटल लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट टाइम्स इंटू आई। क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग थ्रू अ लूप। हम इस लॉ को एक कैपेसिटर के ऊपर यूज कर देखते हैं और इसमें हमको एक इनकंसिस्टेंसी मिलेगी, एक प्रॉब्लम मिलेगी। बाद में हम देखेंगे उसको कैसे दूर किया जाता है। ये एक कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, इनको एक एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट किया, ये रही की। यहां पर हमने दो लूप्स कंसीडर किए, एक यहां पर और एक यहां पर। लेट इट बी लूप L1, लेट इट बी लूप L2। इन दोनों लूप्स को एक ही सरफेस से बाउंड किया गया है। जब हम इस की को इंसर्ट करेंगे, थोड़े से टाइम के लिए सर्किट में करंट फ्लो करेगा जब तक कि कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज नहीं हो जाता। उस पर्टिकुलर मोमेंट पर हम इन दोनों लूप्स पर एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करते हैं। पहले फॉर लूप L1 क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट थ्रेडिंग थ्रू दिस लूप। और इस लूप में से L1 में से I करंट जा रहा होगा म्यू नॉट टाइम्स इंटू आई। दोबारा हम इस लूप पर इसको अप्लाई करते हैं। फॉर लूप L2 क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट पासिंग थ्रू दिस लूप। करंट थ्रेडिंग थ्रू दिस लूप, पासिंग थ्रू का मतलब ऐसे लग सकता है जैसे इस लूप में ऐसे करंट फ्लो करने की बात हो रही है। करंट थ्रेडिंग थ्रू दिस लूप, इस लूप में से होकर जाने वाला करंट। पर कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में कोई कंडक्टर नहीं है, इसलिए यहां से कोई करंट, नॉर्मल करंट जो कंडक्शन करंट होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने से चलता है, वो यहां से फ्लो नहीं कर रहा। इसलिए रिजल्ट कितना आया? 0। ये रिजल्ट लूप नंबर 2 पर था और ये रिजल्ट लूप नंबर 1 पर था। अब अगर हम आइडियल कैपेसिटर लें और माने कि उसकी प्लेट्स इनफाइनाइटली थिन है और इन लूप्स की पोजीशन से इन रिजल्ट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर मैं इस लूप L2 को यहां बनाने की जगह पर थोड़ा सा इधर बना देता तो भी इक्वेशन ऐसे ही लिखी जाएगी, और अगर इस लूप को यहां बनाने की जगह थोड़ा आगे या पीछे कर दिया तो भी इक्वेशन एज इट इज लिखी जानी चाहिए। अगर ये दोनों लूप्स इस प्लेट के इनफाइनाइटली क्लोज हो जाएं तो दोनों लूप एक ही लूप की तरह बिहेव करने चाहिए। इफ लूप्स आर इनफाइनाइटली क्लोज to the plate, then both equations should give same results. Both equations should give same result. But आप क्या देख रहे हैं यहां पर? पहली इक्वेशन का रिजल्ट है म्यू नॉट टाइम्स आई और दूसरी इक्वेशन का रिजल्ट है 0। इट मींस देयर इज सम इनकंसिस्टेंसी इन दिस लॉ। ये लॉ प्रॉपरली इस पर्टिकुलर सिचुएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। कौन सी सिचुएशन को? जब कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है तो प्लेट की बाहर और प्लेट के अंदर जो दो लूप्स हैं, अगर वो प्लेट के बिल्कुल पास हो तो उन्हें सेम रिजल्ट देना चाहिए, पर वो ऐसा दे नहीं पा रही हैं। मैक्सवेल ने इस इनकंसिस्टेंसी को दूर किया। मैक्सवेल ने यह कहा कि प्लेट्स के बाहर इन वायर्स में जो करंट फ्लो करता है उसे तो हम कहते हैं कंडक्शन करंट। लेट अस कॉल दिस करंट एज IC। इन प्लेट्स के बीच में क्या हो रहा है? जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाता है, इन दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। इट मींस बिटवीन दीज प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग विद टाइम। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। मैक्सवेल ने कहा जहां कहीं पर भी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, एक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। पर क्योंकि ये करंट हमारा कंडक्शन करंट की तरह नहीं है, ये किन्हीं चार्ज कैरियर्स के फ्लो करने से नहीं बन रहा, इसलिए हमें इसे एक नया नाम देना है। इसको डिस्प्लेसमेंट करंट के नाम से बुलाया गया। डिस्प्लेसमेंट करंट इसलिए क्योंकि ये करंट प्रोड्यूस हो रहा है
टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से, और इस पर्टिकुलर केस में ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी से चार्ज इन प्लेट्स पर डिस्प्लेस होने के कारण से प्रोड्यूस हो रहा है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। मैक्सवेल ने कहा, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, दिस डिस्प्लेसमेंट करंट इज एप्सिलॉन नॉट टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैक्सवेल ने एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई किया और मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल होना चाहिए म्यू नॉट टाइम्स आई सी प्लस आई डी, वेयर आई सी स्टैंड्स फॉर कंडक्शन करंट एंड आई डी स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। यह हम यूं भी लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई सी प्लस व्हाट इज आई डी एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। अब हम इस लॉ को दोबारा दोनों लूप्स पर यूज करते हैं और देखते हैं कि क्या अब की बार सेम रिजल्ट आता है या नहीं आता। पहले फॉर लूप L1 क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई सी प्लस आई डी। हम वापिस चलें इस लूप L1 पर। लूप L1 में से आई सी पास हो रहा है, कैपेसिटर की प्लेट्स ये हैं दोनों, इन प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट करंट केवल इनके बीच में है, इस रीजन में, इस वायर में नहीं है। इस वायर में केवल कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो है। इट मींस यहां पर आना चाहिए आई सी प्लस जीरो, सो वी गेट म्यू नॉट टाइम्स आई सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ फॉर लूप L2 क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई सी प्लस आई डी। लूप L2 दोनों प्लेट्स के बीच के रीजन में है, यहां पर कोई कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है, IC नहीं होगा, यहां पर केवल ID होगा। इस वैल्यू को यहां पुट करते हैं, IC इज 0 एंड देयर इज ओनली ID, सो वी गेट म्यू नॉट टाइम्स ID। ID की वैल्यू रखते हैं म्यू नॉट इंटू ID। ID इज एप्सिलॉन नॉट D बाई डी टी ऑफ फाई E। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट D बाई डी टी ऑफ फाई E। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। हम इसको आगे सॉल्व करते जाते हैं। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसी एक्सप्रेशन को हम आगे अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। नाउ दिस इज म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ what is surface charge density? It is Q upon A, चार्ज अपॉन एरिया। डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट है और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है A से A कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट जो कि कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। रिजल्ट निकला फॉर लूप L2 क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, डी क्यू बाई डी टी अंदर रह गया, ये इससे कैंसिल हो गया। म्यू नॉट डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी क्या होता है? वो तो कंडक्शन करंट के इक्वल होता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमने पाया कि चाहे हम लूप फर्स्ट पर लें चाहे हम सेकंड लूप पर लें, अगर हम इस मॉडिफाइड एम्पियर लॉ को जो मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया, अगर हम इसको यूज करते हैं तो दोनों लूप्स पर रिजल्ट सेम आता है। इसलिए आगे से हमें ध्यान रखना है, एम्पियर सर्किटल लॉ हैज सम inconsistency in it, but modified form is Ampere Maxwell, or better we say Maxwell Ampere circuital law. It is close integral of B dot dl is equal to mu naught times IC plus ID। अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट हमारी आज तक जो कन्वेंशन थी उससे बिल्कुल अलग हटकर है, पर इस डिस्प्लेसमेंट करंट में वो सभी की सभी प्रॉपर्टीज हैं जो कंडक्शन करंट में होती हैं। यहां ये बात ध्यान देने वाली है, कैपेसिटर की प्लेट को यहां पर जितना कंडक्शन करंट एंटर होता है आगे से इस प्लेट को उतना ही डिस्प्लेसमेंट करंट लीव करता है। दूसरी प्लेट में जितना डिस्प्लेसमेंट करंट एंटर होता है उतना ही आगे वायर में कंडक्शन करंट चला जाता है। इससे डिस्प्लेसमेंट करंट की कंसेप्ट से इस सर्किट में कंटिन्यूटी आ जाती है। हालांकि IC और ID दोनों अपने आप में डिसकंटिन्यूअस हैं, बट द कंसेप्ट ऑफ ID ब्रिंग्स कंटिन्यूटी इन दिस होल कंसेप्ट। दूसरी बात, ID की सारी प्रॉपर्टीज IC की तरह हैं।
जब कंडक्शन करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट करंट जब होता है उसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। स्पेस में कोई ऐसा रीजन जहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स जो टाइम के साथ साथ बदल रही हैं, वो साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रही होती हैं और एक दूसरे को प्रोड्यूस कर रही होती हैं, ऐसे रीजन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। अ रीजन इन स्पेस वेयर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रेजेंट एंड आर गिविंग राइज टू ईच अदर, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैक्सवेल की डिस्प्लेसमेंट करंट की कंसेप्ट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, आइए हम इसको हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में देखते हैं। हर्ट्ज ने अपने एक्सपेरिमेंट में दो मेटालिक स्फीयर्स लिए। इन मेटालिक स्फीयर्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। इनको दो मेटालिक प्लेट्स से कनेक्ट किया और इन दोनों स्फीयर्स को इंडक्शन कॉइल नाम के एक इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट कर दिया। दिस इंस्ट्रूमेंट इज इंडक्शन कॉइल। इंडक्शन कॉइल वेरी हाई वोल्टेज को प्रोड्यूस करने के काम आती है। अब लार्ज वोल्टेज इन दो पॉइंट्स के पर अप्लाई हो गई और इनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और यहां के बीच की जो एयर है वो आयोनाइज हो जाएगी। अब यहां से जो करंट आ रहा है, जो वोल्टेज अप्लाई की है, वो कुछ हद तक एक तरह से मान सकते हैं एसी की तरह ही होती है, इसलिए इन दोनों की पोलैरिटी लगातार चेंज होती रहेगी। अब एट ए पर्टिकुलर टाइम अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो यहां पर जो आयंस बन गए हैं उनमें से पॉजिटिव आयन इस पॉइंट से नीचे की तरफ को फोर्स फील करेगा, नेगेटिव पोर्शन उसको अट्रैक्ट करेगा। इस फोर्स के कारण से ये एक्सिलरेट हो जाएगा। ये आयन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ चलेगा और धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। जब तक ये यहां पहुंचता है इतनी देर में पोलैरिटी चेंज हो जाती है। पहले ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, अब ये पोर्शन पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाता है। इस आयन को, जो कि पॉजिटिव आयन है, अब यहां से रिपल्शन मिलती है। पहले इसकी स्पीड कम होती है, फिर जीरो हो जाती है, फिर ये उस डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलेगा और इस कारण से ये पार्टिकल यहां पर ऑसिलेट करेगा। इस ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी होगी 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC। अब क्योंकि ये दो पॉइंट्स बहुत पास हैं, ये एक छोटे से कैपेसिटर की तरह एक्ट करेंगे और ये जो वायर्स हैं इनका थोड़ा सा इंडक्टेंस भी है, इस कारण से इन दोनों फैक्टर्स की वैल्यू रखने पर काफी हाई फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से ये चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करेगा। अब इस ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल के आसपास एक टाइम के साथ साथ बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। ये तो हमें मालूम है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो आप यूं अज्यूम कर सकते हैं इस चार्ज पार्टिकल के पास यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है इस समय। थोड़ी देर बाद ये चार्ज पार्टिकल यहां चला जाता है तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाती है और आगे वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल वाले रीजन में टाइम के साथ साथ बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और मैक्सवेल की मॉडिफिकेशन के बाद हम ये जानते हैं कि इफ देयर इज टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इट प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट हैज ऑल द प्रॉपर्टीज सेम एज दैट ऑफ कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसलिए यहां डिस्प्लेसमेंट करंट के अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड होगी और क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट करंट भी टाइम वेरिंग है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम वेरिंग होगी। तो हमने यहां क्या नोट किया, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल के आसपास टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है which is producing displacement current, time varying displacement current, which in turn is producing time varying magnetic field। और जहां पर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती हैं उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इट मींस यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। तो हर्ट्ज ने अपने एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रैक्टिकली प्रोड्यूस कर दिखाया। अगर हम सिंपली समझना चाहें तो ऐसा करने पर, हाई वोल्टेज अप्लाई करने पर यहां पर स्पार्क होगा और इस स्पार्क से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। घरों में भी हम लोगों ने देखा होगा, अगर टीवी या ट्रांजिस्टर चल रहा होता है और गली में कोई 3 व्हीलर जो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा, खड़खड़ कर रहा है, जब वो स्टार्ट करते हैं तो हमारे टीवी में या रेडियो में भी खड़खड़ की आवाज आनी शुरू हो जाती है, एक लाइन सी आनी शुरू हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर जो स्कूटर या 3 व्हीलर होता है उसके स्पार्क प्लग के अंदर चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है, वो हमारा टीवी या रेडियो रिसीव करता है और एज ए रिजल्ट उसके अंदर कुछ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो जाती है। अब यहां पर स्पार्क से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो रही है। हर्ट्ज ने इसके बिल्कुल सामने एक डिटेक्टर भी रखा और
नेचर लव्स सिमेट्री, इस रूल को अगर हम ध्यान में रखें तो यहां पर स्पार्क से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो रही है, तो अगर कल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहां जाती है तो यहां स्पार्क प्रोड्यूस होना चाहिए, हालांकि यहां पर कोई इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स नहीं है। ऐसा एक्चुअल में हुआ, यहां पर थोड़ा सा स्पार्क की प्रोडक्शन होती दिखी। इससे ये प्रूव हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहां प्रोड्यूस हो रही हैं और वहां पर जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो हम उम्मीद कर रहे हैं बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पहुंचकर स्पार्क को प्रोड्यूस कर रही हैं। हर्ट्ज के टाइम पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस की गई उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी और इसलिए उनकी वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा थी। बाद में जेसी बोस और मार्कोनी ने इस इंस्ट्रूमेंट में कुछ इंप्रूवमेंट्स की, इनसे हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस किया। जितनी फ्रीक्वेंसी से यहां पर चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, बिल्कुल उसी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस होंगी, पर यह फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होती है। आजकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए एलसी ऑसिलेटर सर्किट का यूज किया जाता है और बहुत हाई फ्रीक्वेंसी तक की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो सकी हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पेक्ट्रम का मतलब है कि डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम उसमें बताएं। तो अगर हमारे को पेपर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पूछा जाता है तो उसमें हमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाली, अलग अलग वेवलेंथ वाली डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में लिखना चाहिए। मैं उनको सीरियल में लिख रहा हूं, आप भी नोट कर लीजिएगा। Different types of electromagnetic waves are gamma rays, X-rays, ultraviolet rays, visible light, infrared rays, heat radiations, microwaves, ultra high radio frequency waves, very high radio frequency waves and power frequency waves. इनमें गामा रेस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वैल्यू मैंने यहां पर लिखी है 5 × 10⁻20 से 3 × 10⁻19 हर्ट्ज तक, और पावर फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है 60 to 50 हर्ट्ज तक। आपको ये सीरियल एज इट इज याद करना है और अभी हम डिराइव करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के इक्वल होती है एंड वेलोसिटी इज न्यू इनटू लैम्डा, क्योंकि हमें इनमें से जिसकी भी फ्रीक्वेंसी मालूम हो, लाइट की वेलोसिटी को उस फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर हम कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर ये जो रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लिखी गई हैं, ये अगर हम ऐसे चलें तो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग है या डिक्रीजिंग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग है। एग्जाम में कई बार इनमें से कुछ के नाम दे दिए जाते हैं और हमें कहा जाता है कि इनको इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग वेवलेंथ के हिसाब से लिखें तो उसके 1 या 2 मार्क्स होते हैं। उसके लिए आपको ये सीरियल जरूर याद करना चाहिए और एंड्स की दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी तो याद करनी ही करनी है। इसके अलावा बीच में भी आप जितने ज्यादा की फ्रीक्वेंसी को याद कर सके कीजिए और साथ ही साथ बुक में इनकी कुछ प्रॉपर्टीज दी गई होंगी, उन्हें भी आप एक निगाह जरूर मारिए। अब अगला हमारा टॉपिक है मैक्सवेल की इक्वेशन। अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में और मैग्नेटिज्म चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में डिफरेंट इक्वेशंस पढ़ी और आज एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई कर मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ बनाया। इन 4 इक्वेशंस को मिलाकर जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मैक्सवेल्स इक्वेशंस कहा जाता है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से रिलेटेड या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई भी स्टडी करने के लिए फंडामेंटल इक्वेशंस की तरह काम करती हैं। जैसे मैकेनिक्स में न्यूटन की इक्वेशन फंडामेंटल इक्वेशन होती है और बाकी सब कुछ वहीं से डिराइव होता है, सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स में सभी कुछ इन इक्वेशंस पर बेस्ड होता है। इनमें से पहली इक्वेशन है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज। सेकेंड लॉ है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट ds इज 0, क्योंकि इंडिविजुअल मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट नहीं करता। तीसरा है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ लेंथ इज इक्वल टू EMF दैट इज माइनस d∅b/dt, और मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ जिसके बारे में हमने आज जाना। अब इन इक्वेशंस को यूज कर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेलोसिटी को डिराइव करते हैं। Our next topic is velocity of electromagnetic waves. Velocity of electromagnetic waves. Faraday's law of electromagnetic induction हमें बताता है Faraday's law of EMI tells us that integral of E dot dl is equal to माइनस d∅b/dt। यहां पर मैं केवल मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ
इज इक्वल टू डी बाई डी टी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस मैग्नेटिक फ्लक्स। डिनोमिनेटर में डी टी होने का मतलब है यहां पर टाइम है और यहां पर कौन है, मैग्नेटिक फ्लक्स। E इंटू लेंथ इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड B इंटू एरिया डिवाइडेड बाय टाइम, यहां पर आ गया। इन सब चीजों की डायमेंशन रखते हैं, E को एज इट इज रहने देते हैं, लेंथ की डायमेंशन केवल L है, B को भी यूं ही रहने देते हैं, एरिया की डायमेंशन है L स्क्वायर और टाइम की डायमेंशन है T। L से L एक बार कैंसिल हो गया, E इज इक्वल टू B इंटू LT माइनस 1। इस इक्वेशन को यहीं रहने दें। अब हम यूज करते हैं मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ। अगर हम कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जहां डिस्प्लेसमेंट करंट होता है उस जगह को देखें तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट डी एल इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट टाइम्स IC तो जीरो होगा, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। B मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, DL मीन्स लेंथ, इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी। ये डिनोमिनेटर में dt का मतलब है यहां टाइम है और ऊपर फाई ई मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। B इंटू लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया और डिनोमिनेटर में है टाइम। B इंटू लेंथ, अब हम डायमेंशंस रखते हैं, B इंटू लेंथ की डायमेंशन है L, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, E एज इट इज, एरिया की डायमेंशन है L स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आ गया T। फिर यहां पर L से L कैंसिल हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, आगे है E एंड LT माइनस 1। अब E की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, यह है B LT माइनस 1। B इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, E की जगह पर हम पुट कर सकते हैं B LT माइनस 1, B LT माइनस 1, ये E की जगह पर पुट किया, आगे है LT माइनस 1। B से B कैंसिल हो गया, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को हम इस साइड पर ले आते हैं, हमें मिलेगा 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, LT माइनस 1 LT माइनस 1 दो बार है, इसका स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हटाने पर हमें मिलेगा LT माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। LT माइनस 1 आपको मालूम होना चाहिए किसकी डायमेंशन है, इट इज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। हम लगभग पूरी फिजिक्स 12th क्लास की पढ़ चुके हैं, हमें म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज मालूम है। एग्जाम में हम लिखेंगे म्यू नॉट इज इक्वल टू दिस एंड एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू दिस, उसको लिखने के बाद यहाँ पुट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइट की वेलोसिटी से चलती हैं। और मैक्सवेल ने यहीं से कंक्लूड किया कि लाइट खुद भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होनी चाहिए। आज की क्लास में हमने पहले एम्पियर सर्किटल लॉ में इनकंसिस्टेंसी देखी, फिर देखा मैक्सवेल ने उसको किस तरह से इंप्रूव किया, डिस्प्लेसमेंट करंट की कंसेप्ट आई और फिर डिस्प्लेसमेंट करंट की कंसेप्ट को आगे यूज करते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हर्ट्ज ने प्रोड्यूस किया। हर्ट्ज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी कम थी, वो ज़्यादा डिस्टेंस तक नहीं जा सकती थी। मार्कोनी और जेसी बोस ने इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की और फिर हमने मैक्सवेल की डिफरेंट इक्वेशंस को लिखा, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी को फाइंड किया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में जाना। नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आजकल कम्युनिकेशन सिस्टम्स में कैसे यूज करते हैं। हम जो सेल फोन्स यूज करते हैं, जो टीवी पर पिक्चर्स देखते हैं, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण से ही पॉसिबल हो पाती हैं। तो इनके बारे में बाकी जो डिटेल्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लासेस में जानेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।